जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार BY ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठता है, जो एक उसकी दासी पत्नी शाह तुर्कान का पुत्र होता है। तो देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक निकला और अय्याशी था, इसलिए उसे गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली के लोगों ने रजिया सुल्तान को चुन के गद्दी पे बैठाया। देखते हैं कि रजिया सुल्तान एक प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ था। कश्मीर के भस्कर तथा बंगाल के पाल वंश के गोपाल को जनता ने और किसको, रजिया सुल्तान को जनता ने चुन के गद्दी पे बैठाया। तो आज हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान कहा जाता है कि रजिया सुल्तान एक दृढ़ महिला थी, एक शक्तिशाली महिला थी। जब ये इनके पिता कौन, इल्तुतमिश, जब इल्तुतमिश गए थे ग्वालियर के दौरे पे, तब जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे थे 1231 ईस्वी में, तो उन्होंने रजिया को ही दिल्ली का प्रशासक बना के गए थे। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखते हैं कि उनकी बेटी रजिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो वहां से आने के बाद उसने सिक्कों पे इसका नाम अंकित करवाया था, किसका, रजिया का। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी चुन लिया था रजिया को, लेकिन कुछ कूटनीतियों की वजह से इनको गद्दी पे बैठने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अमीर लोग चाहते थे कि ये महिला है, इसको गद्दी पे नहीं बैठाया जाए। और शाह तुर्कान जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी, वो बहुत कूटनीतिक थी, जिसके वजह से उन्होंने तुर्क अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया और अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बैठाया था। तो देखते हैं कि इतिहास में ये पहली घटना थी जब कोई महिला शासक सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो रजिया प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा करना बंद कर दिया और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच में जाती थी। क्योंकि रजिया एक महिला थी, तो इन्होंने क्या किया कि इनका विरोध कर रहा था सब कोई कि एक महिला है। और जब इन्होंने दरबार में आना शुरू किया तो एक राजा की तरह बिना पर्दा प्रथा किए टोपी पहन के दरबार में उपस्थित होना शुरू किया, जो उन तुर्क अमीरों को अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से उन सब ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और रजिया का विरोध करने लगा। तो रजिया ने अपने राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि तुर्कों को छोड़ के गैर तुर्कों को उन्होंने महत्व देना शुरू किया। उन्होंने तुर्क अमीर को छोड़ दिया, उन्होंने गैर तुर्कों को ज्यादा मानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जो तुर्क अमीर थे वो लोग राजा के क्या कौन सा हो गए, विरोधी हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि गैर तुर्कों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। वो घोड़े पे सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी, जो तुर्क अमीरों को अच्छा नहीं लगता था। सिंहासन पर बैठते ही उसने कूटनीति से काम लिया और
अमीरों में फूट डाल दी, क्योंकि उसे शासन व्यवस्था चलाना था सुदृढ़ तरीके से। इसलिए जब तक उन्होंने अमीरों को बांटेगा नहीं तो राज्य नहीं चला सकता था, क्योंकि वो अमीर लोग उनके विरोधी थे। सिंहासन पे बैठते ही उन्होंने कूटनीति से काम लिया। अब राजा ने क्या किया कि राजा ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। उसे क्या दिया? अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो और तुर्क अमीर क्या हो गए? विरोध करने लगे, जिसके वजह से भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया ने एक षड्यंत्र शुरू कर दिया, और जो भी अमीर लोग थे उन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। हाँ, तो इसलिए क्या किया कि जो राजा सुल्तान का क्षेत्र था दूसरे प्रांत में क्या होने लगा? विद्रोह शुरू होने लगा। कहा जाता है कि जब राजा सुल्तान ग्वालियर का विद्रोह का दमन करके वापस आता है, तब तक उधर से अल्तुनिया भटिंडा में विद्रोह करना शुरू कर दिया। वो जब अल्तुनिया से का विद्रोह होता, उसको दबाने के लिए जब ये जाता है, तो उसके बीच में याकूत को दिल्ली का प्रशासक बना के जाता है। कौन? याकूत कौन था? जिसको अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। ये गैर तुर्क थे, इसको ये दिल्ली का प्रशासक बना के चला गया। जब वो वापस आते हैं कहां से? भटिंडा से, तो यहाँ तक याकूत को मार दिया गया था। उसके द्वारा, तुर्क अमीरों के द्वारा इसकी हत्या करा दी गई थी। उसके बाद बहुत दिनों से दिल्ली से उसकी संपत्ति टूटने की वजह से अल्तुनिया के हाथों भी इनकी हार हो गई थी। किसकी? राजा सुल्तान की। उसके बाद इन्होंने यहाँ दिल्ली में किसको? याकूत को मार के और आराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया गया था। तो उसके बाद अल्तुनिया और राजा सुल्तान ने विवाह कर लिया। अल्तुनिया भी चाहता था कि हम एक सुदृढ़ राज्य का शासक बने, इसलिए इन्होंने राजा सुल्तान को शादी के लिए बोला और राजा सुल्तान भी राजी हो गई। उसके बाद दोनों ने मिल के दिल्ली पे आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ के याकूत को क्या किया था? जो राजा सुल्तान दिल्ली का बना के गया था प्रशासक याकूत को, इसको तो मार दिया गया था। तो आराम से तब तक गद्दी पे बैठ चुके थे। तो किसने? अल्तुनिया ने और किसने? राजा सुल्तान ने मिलकर दिल्ली पे आक्रमण किया। और जब आराम शाह ने इसे खदेड़ दिया, तो राजा सुल्तान और कौन? अल्तुनिया हरियाणा के कैथल नामक स्थान पे जब दोनों भाग रहे थे, तो वहां पे कुछ डाकुओं ने मिलकर उसकी हत्या कर दी गई। किसका? अल्तुनिया और राजा सुल्तान का। अब देखते हैं बाराम शाह। ये एक अयोग्य शासक था। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह, जो 1242 से 46 तक शासन करता है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके बारे में कहा जाता है कि यह टोपी बुनकर और कुरान का नकल करके अपनी जीविका चलाता था। तो ये भी शासक है, लेकिन ये उतना योग्य नहीं था, ये एक अयोग्य शासक था। उसके बाद देखते हैं बलबन कौन था? एक चहलगामी का सदस्य था, जो किसने? इल्तुतमिश ने डले चालीसा बनाया था, उसी का एक सदस्य था। कौन? बलबन। इसका मतलब है ये किसी न किसी का दास था, किसी न किसी का किसका होगा? ये इल्तुतमिश का ही दास था, और इल्तुतमिश भी दास था। इसका मतलब क्या है कि ये दासों का दास था। तो इतिहास में बलबन को क्या कहा जाता है? एक दास क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दासों का दास था। जब ये एक चहलगामी सदस्य था और ये तुर्क था, क्योंकि इसके माता पिता तुर्कानवासी थे। ठीक है, तो जब उस दल चालीसा का एक सदस्य था बलबन, तो और भी तो 39 थे। वो भी तो चाहते थे कि हम भी राजा बने, हम भी इस पे सत्ता चलाएं,
हाँ, तो इसके भी विद्रोही बहुत सारे थे, क्योंकि ये कौन थे? दलित चालीसा का एक सदस्य, यानी कि दासों का दास क्रांति कहां से किया जाता है, किससे संबंधित है? बलबन से, जिसका कार्यकाल था कितना? 1266 से 1286। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, या फिर गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पे बैठता है। इसके पहले जो सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी। तो कहा जाता है कि उल्गू खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि उसने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई। किसने? बलबन ने, जिसे क्या कहा जाता है? खून का बदला खून। किसने अपनाई लौह एवं रक्त नीति? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बलबन ने। इसके बाद देखते हैं उसने इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्य को मरवा दिया। किसने? बलबन ने, क्योंकि वो एक दास था और दासों का दास था और वो दले चालीसा का था, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जिसके वजह से उन्होंने इल्तुतमिश के परिवार के सदस्यों को मरवा ही डाला। बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व। किसने बताया? बलबन ने अपने आप को क्या बताया? नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, तथा जिलाल ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया। किसने? बलबन ने। इसने कहा जो हूँ सो मैं ही हूँ, और अपनी शासन व्यवस्था को इन्होंने सुदृढ़ किया। देखते हैं बलबन ने फारसी नववर्ष की एक त्योहार था जिसे नवरोज के नाम से जाना जाता था, इन्होंने शुरुआत की। किसने? बलबन ने। और क्या किया? बलबन ने सिजदा तथा पागोस। सिजदा तथा पागोस क्या होता है कि राजा के सामने आके सिर को झुकाना और राजा के पैर को छूना। तो ये तो उन्होंने नीति लगा दी, लेकिन जितना भी विद्वान थे, जितना भी तुर्क अमीर लोग थे, इन्होंने नहीं चाहते थे कि हम इनके सामने झुके, इनके पैर छुएं, क्योंकि ये कौन थे? एक दासों के दास थे। तो लोग ये नहीं चाहते थे कि बलबन के सामने हमने पैर झुकाएं या फिर उसके सामने सर झुकाएं, हाँ, उनके पैर को छुएं। तो इन्होंने ये व्यवस्था को प्रचालन के सिजदा तथा पागोस व्यवस्था को। हाँ, उसके बाद देखते हैं बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बलबन के सामने तो यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये दले चालीसा का सदस्य था, और दले चालीसा सदस्य था, और इसी सदस्य का जब एक कोई बनता है राजा, तो बाकी जो 39 थे, बाकी जो सभी लोग थे, बाकी सदस्य जो थे, वो तो चाहेंगे ना कि हम भी बने, वो बन गया तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया? जो तुर्क सरदारों का चालीसा का जो संगठन था, उसे इन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि ये उनकी सहायता से या फिर वो लोग इनका मदद नहीं करते, इनके बारे में षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? उनको खत्म कर दिया। फिर देखते हैं कि बलबन ने गद्दी पर बैठते ही क्या किया? चालीसा को खत्म कर दिया, और इसके सामने कितना विद्रोह हुआ उसके बारे में भी देख लेते हैं। मारवाड़ियों का दमन इन्होंने किया 1266 में, दोवाब विद्रोह का दमन किया 1267 में, और तुगलक खां का विद्रोह का दमन किया 1279 ईस्वी में, तथा तैमूर नामक मंगोलों का आक्रमण का भी दमन किया 1285-86 में। इसके बाद केकुबाद और क्यूमस भी आते हैं। कैसे केकुबाद का मृत्यु होता है, कैसे क्यूमस को नदी में फेंका जाता है, उसके बाद कैसे खिलजी वंश की स्थापना होता है, फिर खिलजी वंश के कौन कौन से शासक आते हैं। तो इन सभी घटनाओं को लेके हम अगले वीडियो में आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।